अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोटा। टॉपिक है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, पेज नंबर 92। यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, पेज नंबर 94। एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन एंड नो स्टॉक। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया से। आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, राइट फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को कंट्रोल या बैक्टीरिया की कंट्रोल से क्या मतलब है? मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन रेट को कंट्रोल करना, क्योंकि हमें पता है कि बैक्टीरिया टू काइंड्स के हैं, गुड भी हैं और बैड भी हैं। मतलब ये हमारे लिए बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं हमें, और ये हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होते हैं। कैसे कैसे कि जैसे ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में या प्लांट्स में डिफरेंट काइंड के डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा फूड स्पॉइलेज में इनका इम्पोर्टेंट रोल है, यानी डिफरेंट जो फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं या कोई भी फूड है, उसको विद इन मिनट्स, विद इन डेज़ ये स्पॉइल कर देते हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजर्स हैं प्लांट्स को, या बहुत ज़्यादा जो नेसेसरी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में रिक्वायरमेंट है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक फ़िज़िकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फ़िज़िकल मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी फिज़िकल एजेंट को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। और वो फिज़िकल एजेंट क्या हो सकते हैं? हाई टेम्परेचर हो सकते हैं, रेडिएशन हो सकती है, या मेम्ब्रेन फिल्टर्स। हाई टेम्परेचर में क्या किया जाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किए, उन पे हाई टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है। और हाई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं ये हीट सेंसिटिव हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा और बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं या माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में काम करते हैं, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए वो हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं। टेम्परेचर को हम दो फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक है मॉइस्ट फॉर्म और एक है ड्राई फॉर्म। मॉइस्ट फॉर्म इस तरह जैसे स्टीम हीट। जो मॉइस्ट फॉर्म है, ये मॉइस्ट हीट है, वो बैक्टीरिया में क्या करती है कि उनकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, इंजाइम्स हैं, या जो भी लिक्विड मटेरियल है ना उनकी बॉडी का, उसकी क्लॉटिंग करते हैं, यानी उसको जमा देते हैं। और जैसे ही उनकी क्लॉटिंग होती है ना इंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह की, तो बैक्टीरिया डीनेचर हो गया, यानी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ड्राई हीट से क्या होता है कि बैक्टीरिया की बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं उनके फ़ौरन ऑक्साइड्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही उस केमिकल के ऑक्साइड बनेंगे ना जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो वो केमिकल एक्ट करेंगे एज अ पॉइजन और एज अ टॉक्सिक एजेंट फॉर दैट बैक्टीरिया, और वो केमिकल एजेंट उस बैक्टीरिया को किल कर देंगे। फिर है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए या बैक्टीरिया को किल करने के लिए 300 नैनोमीटर से लेस की वेवलेंथ यूज़ करते हैं। और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव वे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने का, और फास्टेस्ट वे भी है। तो जो जितने भी स्टीरिलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं ना उनमें रेडिएशन यूज़ की जाती है। जैसे अगर हमने कोई सर्जन है या कोई भी सर्जरी कर रहा है, कोई डॉक्टर है, तो वो अपने सर्जिकल अपरेटस को पहले स्टेरिलाइज़ करवाता है। तो उनकी जो स्टेरिलाइजेशन है वो कैसी होती है? गेमा रेस से उनकी स्टेरिलाइजेशन होती है। उन रेस से उन अपरेटस को पास करवाया जाता है, और उस अपरेटस के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, पैथोजेंस हैं जो कोई डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो वहाँ पे रिमूव कर दिए जाते हैं। मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स एक स्पेशल काइंड के फ़िल्टर्स हैं, और ये ऐसे कंपाउंड्स को कंपाउंड में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए बनाए गए हैं जो कंपाउंड हीट सेंसिटिव हैं, लाइक एंटीबायोटिक, हार्मोन्स या सीरम्स वगैरह। इन कंपाउंड्स को अगर हम हाई हीट अप्लाई करेंगे ना इन पे, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये कंपाउंड देयर सेल्फ डीनेचर हो जाए। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होंगे लेकिन ये कंपाउंड्स भी डीनेचर हो सकते हैं। तो इसलिए स्पेशल काइंड के मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स बनाए गए, और वो फ़िल्टर क्या करते हैं कि इन कंपाउंड में से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसको वो रिमूव करते हैं। आगे हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड में पहला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई किए जाते हैं टू कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आजकल सैनिटाइज़र यूज़ किया जाता है। सैनिटाइज़र एक एंटीसेप्टिक है,
और सैनिटाइजर्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमारी बॉडी के साथ कोई वायरस लग गया है या कोई बैक्टीरिया लग गया है तो उसकी डेथ के लिए। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ पे किल करते हैं? ऑन नॉन लिविंग सर्फेसेस। मतलब जैसे घरों में या हॉस्पिटल्स में कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं टू क्लीन द फ्लोर्स। जैसे क्या वो केमिकल हो सकते हैं? फिनाइल, डिटोल्स, फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह, फिनोल, हैलोजेंस वगैरह। तो मतलब उन फ्लोर्स वो नॉन लिविंग है ना, तो वहाँ पे जो भी अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह हो सकते हैं उनको किल करने के लिए या उनको रिमूव करने के लिए वो केमिकल यूज़ करते हैं। तो ऐसे केमिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स पे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फिर है कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स ऐसे केमिकल जो किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स में एंटीबायोटिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जांपल हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स की। फिर आते हैं नंबर 4 में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उसको किल करते हैं लिविंग टिश्यू की बॉडी में जाकर। मतलब एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं जिनको हम ओरली इंटेक करते हैं, वो हमारी बॉडी में जाती हैं और उन लिविंग सेल्स में जहाँ पे कोई बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वहाँ पे जाके टिश्यूज़ और सेल्स के अंदर जाकर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स होती है। उसके बाद आपका पेज नंबर 93 पे एक येलो बॉक्स है, उसमें ये 3-4 बातें लिखी हुई हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहली जो बात है वो है माइक्रोबाइसाइडल इफ़ेक्ट। माइक्रोबाइसाइडल इफ़ेक्ट किसका मतलब इन्हीं फिज़िकल मेथड्स का या केमिकल मेथड्स का, कि माइक्रोबाइसाइडल इफ़ेक्ट तब होगा कि अगर कोई मेथड है या कोई प्रोसेस है वो बैक्टीरिया को इमीडिएटली किल कर रहा है, उसको फ़ौरन किल करता है ना, तो इस तरह के इफ़ेक्ट को माइक्रोबाइसाइडल इफ़ेक्ट कहते हैं। कुछ जो मेथड्स हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के वो माइक्रोबाइसाइडल्स हैं, और कुछ जो मेथड्स हैं वो माइक्रोबायोस्टैटिक हैं। माइक्रोबायोस्टैटिक में क्या होता है, ऐसा इफ़ेक्ट है या ऐसे मेथड जिसमें बैक्टीरिया फ़ौरन किल नहीं होते, मतलब बैक्टीरिया की फ़ौरन डेथ नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है ना उसको ये इनहिबिट करते हैं। मतलब बैक्टीरिया फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और इस तरह से बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन होती है, मतलब ज़्यादा वो उनकी ग्रोथ नहीं है और ज़्यादा वो डैमेज जो है वो कॉज नहीं करें। मोड ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरिया नहीं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल एजेंट्स। मतलब जो हमने फिजिकल और केमिकल मेथड अप्लाई किए हैं ना टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, उनके मोड ऑफ एक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन का क्या मतलब है कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से, मतलब कुछ जो मेथड्स हैं उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डैमेज हो गया। कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, कुछ प्रोसेसेस बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को डैमेज करेंगे और कुछ जो है बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को डैमेज कर देते हैं। तो जैसे जैसे उनके डिफरेंट बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर या उनके ऑर्गेनेल्स डैमेज होंगे तो इसका यही मतलब है कि जो बैक्टीरिया है उसकी थोड़ी देर के बाद बैक्टीरिया की भी डेथ हो जाएगी। मतलब उसका स्ट्रक्चर जब डैमेज हो गया तो उसका फंक्शन भी डैमेज हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड टॉपिक है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक ग्रीक वर्ड है, एंटी मीन अगेंस्ट, बायोज मीन लाइफ। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल एजेंट हम यूज़ करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये कीमोथेरेप्यूटिक या केमिकल सब्सटेंसेस हैं और ये किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है या इनका ओरिजिन क्या है? एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट में बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई से लिया गया था। मतलब बैक्टीरिया, फंजाई या कुछ एक्टिनोमाइसीट्स की स्पीशीज़ हैं वो ऐसी केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करते थे जिन केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ किया जाता था टू क्योर डिजीज़, और ऐसी डिजीज़ जो किसी बैक्टीरिया ने ही कॉज की थी। तो इस तरह के जो ड्रग्स थे उनका फिर नाम रखा था एंटीबायोटिक्स।
आजकल जो लैब्स हैं, मतलब हमारी, हम केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को इन द लैब। कुछ तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं ना, जो हमें नेचुरली बैक्टीरिया से या लिविंग स्पीशीज से मिलते हैं, और सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स भी हैं जो मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं जिनको लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे आजकल साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज द वैक्सीन अगेंस्ट कोविड। सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक सेलेक्ट करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि मतलब वो जो भी डिज़ीज़ है हमारी बॉडी में उसको वो किस तरीके से ट्रीट करेगी, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म उस डिज़ीज़ को कॉज कर रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म पे इस एंटीबायोटिक का क्या इफ़ेक्ट है, और कैसे उस माइक्रो ऑर्गेनिज़म या उस बैक्टीरिया को ये एंटीबायोटिक कंट्रोल करेगी, इट्स पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। और अब ज़ाहिर बात है, हर चीज़ के ना गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो एंटीबायोटिक या ड्रग हम ले रहे हैं, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? अगर हैं तो क्या है? कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग या कोई भी मेडिसिन लेने से पहले ये बातें हमें पता होनी चाहिए। प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब आपको एंटीबायोटिक यूज़ करें तो पहले आपने क्या क्या एहतियात क्या क्या करनी चाहिए आपको। नंबर 1, यूज़ एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियंस। मतलब तमाम दवाएं डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, कि जो डॉक्टर की हदायत हैं, डॉक्टर ने जो आपको बताया है कोर्स, या एक मेडिसिन अगर आप, डॉक्टर ने बोला है कि एक टैबलेट आपने एक दिन में एक लेनी है, तो आपने एक दिन में एक ही लेनी है, 2 करने की ज़रूरत नहीं है। टेक डोज एट रेगुलर इंटरवल्स। कि रेगुलर इंटरवल का मतलब ये है कि कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है कि दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, और कुछ पे लिखा होता है दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। तो और कुछ पे लिखा होता है कि एक दिन छोड़ कर या एक दिन में एक दफ़ा। तो ये इंटरवल्स बताते हैं जो डॉक्टर या जो भी हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो बंदा बताता है। तो हमने इनको उसी एडवाइस के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज एडवाइज बाय डॉक्टर। जो भी हमारा कोर्स होता है मेडिसिन का या एंटीबायोटिक्स का, उसको डॉक्टर की हिदायत के अकॉर्डिंग ही हमने कंप्लीट करना है। मतलब अगर कोई मेडिसिन हमें 1 वीक के लिए मिली है और 1 वीक से पहले हम ठीक हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि वो 1 वीक का कोर्स आप उन मेडिसिन का कंप्लीट करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 1 हफ़्ते की दवा दी जाती है, लेकिन वो ही दवा वो पूरा महीना इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इन मेडिसिन के हमारी बॉडी पे डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के, एंटीबायोटिक्स के क्या क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। तो ड्रग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। The massive use of antibiotics is increasing the problem of antibiotic resistance in the microorganism. Misused antibiotic can interact with the human metabolism and may cause death. सबसे जो मेन साइड इफ़ेक्ट है ना एंटीबायोटिक का इन प्रेजेंट डेज इन द होल वर्ल्ड एंड इन स्पेशल पाकिस्तान, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। मतलब हम लोग एंटीबायोटिक्स को, पैनाडोल, पैरास्टामोल को इतना कॉमनली यूज़ करें, एक्सेसिवली यूज़ करें हम लोग, कि वो क्या कहते हैं ना कि हमने पैनाडोल को खोपरा कैंडी बना लिया, ज़रा सा कोई भी मसला हो गया फ़ौरन पैनाडोल यूज़ करते हैं। अब ये क्या कॉज कर रहे हैं कि हमारे बॉडी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो इन ड्रग्स के अगेंस्ट अपनी बॉडी में रेजिस्टेंट ला रहे हैं। और जैसे जैसे उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस आती जाएगी ना, तो हमारी बॉडी पे जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं, अगर हम मिस यूज़ कर रहे हैं, बीमारी है भी नहीं भी है, तो हम ले रहे हैं एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर सकते हैं, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कुछ बंदों में एंटीबायोटिक्स जो है एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज करते हैं। पेनिसिलिन मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक है, ये जो है एलर्जिक रिएक्शन कॉज करवा सकती है। डेफनेस हो सकती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वजह से, ये जो, क्योंकि ये हमारे जो नर्व है ना, ऑडिटरी नर्व, उसको ये अफेक्ट करती है। और जो लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन का एक्सेस यूज़ करते हैं उसमें डेफनेस जो है वो देखी गई है उनमें। डिस्कलरेशन ऑफ टीथ इस एक एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन, और उस टेट्रासाइक्लिन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं वो परमानेंट डिस्कलरेशन कॉज करिए इन द यंग टीथ, यानी कि
कुछ बच्चों के टीथ जो हैं वो बचपन ही से उनमें पैचेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं, किसी जगह से वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं, किसी जगह से वो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाते हैं, या जो एक्चुअल कलर है ना टीथ का वो ख़त्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट काइंड की एंटीबायोटिक्स की वजह से है। तो मतलब गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं एंटीबायोटिक्स के और बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो हमने करना क्या है कि देख के सोच के और डॉक्टर की जो एडवाइस है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को यूज़ करना है। होमवर्क क्या आपका, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट यू शुड नो बिफोर सेलेक्टिंग एन एंटीबायोटिक्स, के एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं ये आपने बताना है, और आपको क्या पता होना चाहिए किसी एंटीबायोटिक को सिलेक्ट करने से पहले। एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, और एंटीबायोटिक्स के जितने भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आपने लिखने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो स्टार्ट में मेंशन है वो